हम अध्ययन करेंगे सेकंड सेमेस्टर राजनीतिक विज्ञान में लघुत्तरात्मक प्रश्न फर्स्ट, मनु के अनुसार संप्रभुता का आधार क्या है? मनु के मुताबिक राजा या राज्य पद की ही राज्य का संप्रभु होता है और वही राज्य की संप्रभुता का आधार है। राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। महाभारत के रचनाकार कौन थे? हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुरुत्तम रहस्यों का निरूपण किया है। मनु के अनुसार राजा के आवश्यक गुण क्या है? राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना तथा कल्याण करना होता है। अतः इन कार्यों के भलीभांति संपादन के लिए राजा में कुछ गुणों का होना आवश्यक है। राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्याय विनीत एवं लोकप्रिय होना चाहिए। उसे ऐसे विद्वानों से जो तीन वेदों के ज्ञात हो, तीनों सनातन विद्याओं, दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उसे व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या सीखनी चाहिए। राजा का जितेंद्रिय होना आवश्यक है, अर्थात उसे इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला होना चाहिए ताकि वह अधर्म से हटकर धर्म के अनुकूल आचरण कर सके। जितेंद्रिय होने के लिए राजा को योगाभ्यास करते रहना चाहिए और काम वासना तथा क्रोध से उत्पन्न व्यसनों से बचना चाहिए। राजकाज हेतु आवश्यक गुण और क्षमता प्राप्त करने के लिए वेदों की ज्ञाता व्रत ब्राह्मणों की दिन प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बूढ़ों का सम्मान करने से लोकप्रियता और अश्वमेध सफलता प्राप्त होती है। राजा विद्वानों से वेदों का श्रवण करना चाहिए तथा उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं को व्यवहारिक जीवन में अपनाया जाना चाहिए। राजा को सदैव विनीत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा का कभी नाश नहीं होता है। मनु का राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? मनु के राज्य के सावयव स्वरूप की कल्पना की। मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं। पहला स्वामी, दूसरा मंत्री, तीसरा पूर्व, चौथा राज्य, पांचवा क्रोश, छठा दंड और सातवां मित्र। स्वामी, मंत्री, पूर्व। स्वामी, मंत्री, पूर्व, राज्य, कोष, दंड, मित्र, राज्य, कोष, दंड, मित्र। स्वामी, मंत्री, पूर्व, राज्य, कोष, दंड और मित्र। स्वामी, मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है। मंत्री, मनु के अनुसार राज्य का कार्य योग्य मंत्रियों के बिना संभव नहीं है। पूर्व का अर्थ किले, प्रकोटे आदि से सुरक्षित राजधानी से है। राज्य से तात्पर्य जनपद से है। कोष, मनु के अनुसार राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होना चाहिए। दंड, सेना, मनु के अनुसार राज्य की सुरक्षा के लिए दंड सेना अनिवार्य है। और मित्र, मनु ने अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पर बल दिया। मनु के अनुसार वर्णाश्रम धर्म को समझाइए। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के 2 अंग बताए गए हैं। पहला वर्ण व्यवस्था और दूसरे आश्रम व्यवस्था। मनु ने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति के कर्तव्यों का विवेचन किया है। मनुस्मृति में इस बात पर बल दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करने पर ही जीवन में लक्ष्य, धर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि संभव हो सकती है। मनुस्मृति के अनुसार समाज में विद्यमान 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। आयु के अनुसार मनु ने व्यक्ति के जीवन को 4 विभिन्न आश्रमों में बांटा है: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। दंड व्यवस्था पर मनु के विचारों का वर्णन कीजिए। दंड के महत्व का प्रतिपादित करते हुए मनु ने कहा है, दंड ही समस्त प्रजा पर शासन करता है। जब प्रजा सोती है तो दंड जागता है और चोर दंड के भय से चोरी नहीं करते हैं। धार्मिक कार्यों का संपादन भी दंड के भय से ही किया जाता है और दंड को धर्म माना जाता है। मनुस्मृति में दंड को न्याय व्यवस्था का एक अंग माना गया है तथा राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने में दंड का साधन मात्र है। मनु ने विभिन्न प्रकार के दंडों का विधान किया है, जिसके रूप में वाग्दंड, समझाना बुझाना, दिग्दंड, निंदा या भर्त्सना करना, धन दंड, जुर्माना, काय दंड और वध दंड, शारीरिक यातना और प्राण दंड, कारागार दंड, जाति बहिष्कार दंड, प्रायश्चित दंड, संपत्ति हरण दंड, निर्वासन दंड आदि। एक बार दंडों को रिपीट कर देता हूँ। वाग दंड, समझाना बुझाना, दिग्दंड, निर्दय भर्त्सना करना, धन दंड, जुर्माना, काय दंड और वध दंड,
शारीरिक यातना और प्राण दंड, कारागार दंड, जाति बहिष्कार दंड, प्रायश्चित दंड, संपत्ति हरण दंड, निर्वासन दंड आदि। मनु के द्वारा राजा को भी दंड से मुक्ति प्रदान नहीं की गई है। वे कहते हैं कि राजा पर भी जुर्माना किया जा सकता है। मनुस्मृति की विशेष सामग्री बताइए। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, जिसमें वर्तमान में 2694 श्लोक है। 12 अध्यायों में शामिल है सृष्टि की उत्पत्ति, जाति, कर्म, संस्कार, पंच महायज्ञ, गृहस्थ आश्रम के नियम, भक्ष्य और भक्ष्य पदार्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के नियम, राजधर्म, गवाहों से प्रश्न विधि, स्त्री और पुरुष धर्म, आपातकालीन कर्तव्य और धर्म, प्रायश्चित और आत्मज्ञान की प्रवृत्ति। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है। पहला अध्याय है सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरा जाति और कर्म का संस्कार, तीसरा पंच महायज्ञ, चौथा गृहस्थ आश्रम के नियम, पांचवा भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थ, छठा वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के नियम, सातवां राजधर्म, आठवां गवाहों की प्रश्न विधि, नवा स्त्री एवं पुरुष धर्म, 10वां आपातकालीन कर्तव्य एवं धर्म और 11वां प्रायश्चित और 12वां आत्मज्ञान आदि। मनु की षड्गुण नीति क्या है, उसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। षड्गुण नीति का आशय 6 लक्षणों वाली नीति। षड्गुण नीति वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में विवेक सम्मत विकल्पों का विवेचन करती है। मनु की षड्गुण स्थिति के प्रमुख तत्व इस प्रकार है। पहला, संधि। मनु में मैत्री संबंधी को संधि कहा गया है। विग्रह, युद्ध। विग्रह का अर्थ युद्ध है। दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करने अथवा उसे पीड़ित करने की इच्छा से विग्रह की स्थिति को अपनाया जा सकता है। यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण। विजय की इच्छा से अपने दूसरे पक्ष को पीड़ित करने के लिए यान की स्थिति को अपनाया जा सकता है। चौथा, आसन। अमैत्रीपूर्ण संबंध होने पर भी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता और उपेक्षा की स्थिति को अपनाना आसन है। और आसन अल्पकाल के लिए अपनाई जाने वाली स्थिति है, जिसका उद्देश्य शत्रु को शांत रखना, स्वयं अधिक शक्ति अर्जित करना है। षड्गुण नीति में 6 लक्षणों वाली नीति है, जिसमें मैत्री, विग्रह, यान और आसन यहाँ दिए गए हैं। मनु के मंडल सिद्धांत का विवेचन कीजिए। मनु का मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के अनुसार संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार ये मानता है कि सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम एवं मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत का राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यावहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मंडल सिद्धांत में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यस्थ। जिन राज्यों की सीमा परस्पर स्पर्श करती हो उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना जाता है, परंतु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु और मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हो मध्यस्थ का नाम प्रदान करते हैं। और इन सभी राज्य से भिन्न राज्यों को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। राज्य उत्पत्ति संबंध का मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। मनु की पुस्तक मनुस्मृति के अनुसार आदि काल में इस संसार के राजा न होने पर बलवानों के डर से प्रजा के इधर उधर भागने पर संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए भगवान ने राजा की सृष्टि की। ईश्वर ने इंद्र, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। इस प्रकार राज्य राजा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। मनु के राज्य और धर्म संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। मनु की स्मृति के अनुसार राज्य में धर्म पर आधारित उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में उल्लेखित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म में नैतिक मूल्यों, सामाजिक व्यवस्था के मूलभूत नियमों, प्रजा के हित के प्रति शासन के दायित्व, सदाचार के सिद्धांतों, शासन शक्ति का प्रयोग करने समय शासक के मर्यादाओं को शामिल किया गया है। मनु ने धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना है। राज्य धर्म पर आधारित है क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। मनु के सामाजिक विचार स्पष्ट कीजिए। मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति घोर, अपमानजनक और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्त्रियों के प्रति मनु के विचार विचित्र स्थिति लिए हुए हैं। एक और कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। दूसरी ओर स्त्री को मंजूर प्राणी बनाते हुए परिवार के पुरुष के नियंत्रण में रखते हुए जीवन व्यतीत करना है। मनु के व्यक्ति के जीवन में धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु 4 आश्रमों ब्रह्मचार्याश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में विभाजित किया गया है। मनु की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। मनु की न्यायिक प्रक्रिया। मनु ने दीवानी वादों और आपराधिक वादों के संबंध में खुले न्यायालयों में मुकदमे की व्यवस्था पर बल दिया। मनु का मत है कि राजा को वाद के साक्ष्य और वाद से संबंधित स्थान और समय आदि के समस्त पक्षों पर जागरूकता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। न्यायाधीश को इतना सतर्क रहना चाहिए कि वह संबंधित पक्षों और साक्ष्यों की भावभंगिकाओं, बाह्य चेष्टाओं, स्तर, चेहरे के भाव आदि के द्वारा भी उनके मनोभावों को जानकर सत्य का अनुसंधान कर सके। मनु केवल प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य को नहीं अपितु परिस्थितिजन्य साक्ष्य को भी महत्व प्रदान करते हैं। मनु ने न्यायाधीशों से अपेक्षा की है कि साक्ष्यों के प्रति न्यायालयों में सम्मानजनक व्यवहार किया जाए, साथ ही अपराधियों को अपने बचाव का पूर्ण अवसर दिया जाए। राज्य के उद्भव पर कौटिल्य के विचारों का वर्णन कीजिए। कौटिल्य के मत के अनुसार राज्य के पूर्व अराजक अवस्था थी। राज्य में मत्स्य न्याय की स्थिति विद्यमान थी। भौतिकवादी शक्ति का बोलबाला था। इस स्थिति से दूर करने हेतु पीड़ित जन समुदाय मनु के समक्ष उपस्थित होकर राजपद धारण कर संप्रभु शक्ति के उपयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियमित और नियंत्रित करने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार कर मनु ने राजकीय दायित्व का भार उठा लिया। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के कल्याण एवं सुरक्षा के लिए मनुष्यों ने एक समझौते द्वारा की। कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत समझौतावादी सिद्धांत का संकेत दिया। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार संसार में राजकता विद्यमान रहने की स्थिति निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर राजपद को धारण करने तथा संप्रभु शक्ति के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रण एवं नियंत्रित करने की प्रार्थना की। इसके प्रतिफल में प्रजा का आश्वासन ये है कि जनता के शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव अपनी आय और अर्जित समस्याओं में से एक निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी। और कौटिल्य ने राजा को अनुबंध का परिमाण माना है। कौटिल्य के अनुसार युद्धों को के प्रकार बताइए। कौटिल्य के अनुसार मुख्य युद्ध 4 प्रकार के होते हैं: प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तृष्णि युद्ध और माया युद्ध। प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तृष्णि युद्ध और माया युद्ध। प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध, देश काल और पराक्रम निर्दिष्ट करने जो युद्ध किया जाए। कूट युद्ध, छल कपट द्वारा भय उत्पन्न करना, दुर्गों को ध्वस्त करना, लूटमार करना, अग्निदाह, अस्वस्थ व व्यसनग्रस्त शत्रु पर आक्रमण, एक स्थान पर युद्ध स्थगित कर दूसरे स्थान पर युद्ध करना। तृष्णि युद्ध, विष, औषधि आदि का प्रयोग गूढ़ पुरुषों द्वारा शत्रु का वध करना। माया युद्ध, छल कपट और शत्रु के पराजय के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख है। कौटिल्य के अनुसार दंड के विभिन्न प्रकार बताइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड के अनेक प्रकार बताए गए हैं, जिसमें से 3 प्रमुख प्रकार इस प्रकार है: शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारावास। शारीरिक दंड में शारीरिक सजाएं, यातनाएं तथा मृत्युदंड तीनों शामिल है। आर्थिक दंड में साधारण जुर्माने से लेकर संपूर्ण संपत्ति हरण की सजा की जा सकती है। कारावास दंड के रूप में अपराधी को कुछ समय से लेकर आजीवन जेल में रखने की व्यवस्था स्वीकारी गई है। जेल में अपराधियों को कठोर श्रम करवाया जाता है। कौटिल्य के दंड का सिद्धांत क्या है? कौटिल्य के दंड के सिद्धांत के अनुसार या कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के अपराधी को समुचित दंड देकर अपराध का प्रतिकार किया जाना आवश्यक है। दंड की मात्रा और प्रकृति अपराध की गंभीरता और परिस्थिति के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। अभियुक्त पर आरोप पूरी तरह सिद्ध हो जाने पर ही दंड दिया जाना चाहिए। दंड देते समय राजा को शत्रु, मित्र, प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं करना चाहिए। अपराध का विनिश्चय और दंड निर्धारण एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा ही किया जाना चाहिए। कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत को बताइए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 6ठे अभिकरण में राज्य के 7 अंगों की चर्चा की गई है। स्वामी राजा, राज्य के 7 अंगों में राजा सर्वोच्च है। अमात्य, मंत्रियों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को अमात्य को राजा के बाद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जनपद, इसमें जनसंख्या और भूमि दोनों को सम्मिलित किया गया है। दुर्ग, जिसमें राज्य की रक्षात्मक रीति और आक्रमण शक्ति दोनों का प्रतीक है। कोष, कौटिल्य धर्म, अर्थ और काम के अर्थ का प्रधानता देता है। सेना, शक्तिशाली सेना। मित्र राज्यों की संख्या अधिक होनी चाहिए। राजा को विशेष महत्व दिया गया है। राजा को पूरे शासन पर आधारशिला मानता है।
कौटिल्य मंडल सिद्धांत का महत्व बताइए। कौटिल्य द्वारा प्रस्तावित मंडल सिद्धांत का महत्व। प्राचीन भारतीय राजनीति के प्रसंग में कौटिल्य के राज्य मंडल सिद्धांत का विशेष महत्व है। यह सिद्धांत परराष्ट्र संबंध के क्षेत्रों में कौटिल्य को यथार्थवादी दृष्टि को प्रदान करता है। मंडल सिद्धांत की प्रमुख मान्यता और शाश्वत सत्य इस प्रकार है। पहला बल शक्ति है, दूसरा शक्ति गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, तीसरा राज्य मंडल सिद्धांत शक्ति, और चौथा यह सिद्धांत भूगोल और राजनीति में आपसी घनिष्ठता के आधार पर है। पहला है बल शक्ति है। वर्तमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति है और प्रत्येक राज्य की शक्ति को प्राप्त करने में लगा हुआ है। शक्ति गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। राज्य के पारस्परिक संबंध इस केंद्र की स्थिति के ऊपर निर्भर करते हैं। राज्य मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन की अवधारणा पर आधारित है। यह सिद्धांत चौथा भूगोल और राजनीति की आपसी घनिष्ठता पर आधारित है तथा वर्तमान समय में पश्चिम एशिया भौगोलिक स्थिति के तल के कारण ही शक्तियों को प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। और पांचवा राज्य के हितों को दृष्टि में रखकर विदेश नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। वर्तमान में परराष्ट्रों के संबंधों पर आधारशिला है। कौटिल्य की षटगुण नीति क्या है? कौटिल्य की षटगुण नीति समझिए। कौटिल्य के में संधि, विग्रह, यान, संश्रय और आसन और द्विधि भाव। संधि, विग्रह, यान, संश्रय, आसन और द्विधि भाव। संधि, विजिगीषु राजा संधि अथवा समझौता कर अधिक से अधिक राज्यों को मित्र बनाना चाहिए। विग्रह, यदि शत्रु शक्तिशाली है तो उसे संधि कर लेनी चाहिए, यदि दुर्बल हो तो उसे विग्रह कर लो। यान, यदि युद्ध घोषित किए जाए तो बिना आक्रमण की तैयारी करने की नीति अपनाना। और संश्रय, युद्ध से पूर्व अन्य राज्य का संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। आसन, राजा को अपनी शक्ति का विस्तार हेतु उदासीनता, तटस्थता की नीति अपनाना चाहिए। द्वैधी भाव, राजा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी से भी शत्रुता करता है और किसी से मित्रता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के भारतीय बुद्धिमत्ता का सार ही नहीं परंतु यह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का फल है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक और शासन कला की एक महान रचना है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक साहित्य को विस्मृत होने से बचाया गया है। इसमें कौटिल्य के विचारों का उल्लेख नहीं मिलता है परंतु इसके पूर्व के आचार्यों, संप्रदायों आदि के विचारों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थ एवं धर्मशास्त्र की संक्षिप्त परिभाषा देते हुए कहा है कि मनुष्य जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं दोनों का अर्थ है वह शास्त्र अर्थशास्त्र है जिसमें मनुष्यों वाली भूमि के लाभ और उसका पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा वर्णित न्यायालयों के प्रकार बताइए। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के अनुसार दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है। पहला धर्मस्थलीय न्यायालय, दूसरा कंटक शोधन। धर्मस्थलीय न्यायालय, कौटिल्य ने धर्मस्थलीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में समस्त दीवानी मामले और ऐसे छोटे फौजदारी मामले सम्मिलित किए हैं जिसमें व्यक्ति को निजी स्थिति में अथवा किसी संविदा की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुआ है। कंटक शोधन, कौटिल्य ने कंटक शोधन न्यायालयों का क्षेत्राधिकार समस्त फौजदारी मामलों विशेषतः उन अपराधों के विषय में स्वीकार किया गया है जो राज्य के अधिकारियों व अन्य किसी व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हों। शुक्र के प्रमुख राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। शुक्र ने यद्यपि राज्य के सैद्धांतिक पक्षों का विस्तार से विवेचन नहीं किया है परंतु उसने राज्य के अस्तित्व के आधार पर राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य क्षेत्र, राज्य पर नियंत्रण आदि पर इच्छा प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य और राष्ट्र के बीच स्पष्ट भेद किया। उन्होंने राज्य के कार्यों की विस्तृत व्याख्या करते हुए लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया है। शुक्र के शासन के संगठन, प्रशासन की व्यवस्था, प्रशासनिक अधिकारियों की योग्यताएं, शासकीय अधिकारियों पर नियंत्रण आदि का मौलिक वर्णन किया है। उन्होंने राज्य के प्रशासनिक पक्ष का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। उन्होंने करारोपण के जो सिद्धांत बताए हैं वे भी एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के अनुरूप है। शुक्र के न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, प्रक्रिया, परराष्ट्र संबंधों आदि पर भी स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। शुक्र के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं उनके नाम लिखिए। शुक्र के अनुसार राज्य के 7 अंग हैं। उन्होंने शुक्र नीति में राज्य के सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार किया है। शुक्र के अनुसार राज्य के 7 अंगों के नाम राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना है।
राजा मंत्री मित्र कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना। राजा मंत्री मित्र कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना। शुक्र के दंड सिद्धांत की विवेचना कीजिए। शुक्र ने राजनीति की धारणा शासन कला के रूप में की, जिसका निश्चित उद्देश्य सामान्य रूप से प्रोत्साहन देना है। डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में शुक्र ने राजनीति की धारणा शासन कला के रूप में की है, निश्चित उद्देश्य सामान्य सुख को प्रोत्साहित देना है। काम नंदक की भांति शुक्र ने 4 विधाएं मानी है: आन्वीक्षिको, त्रयीवार्ता, दंड नीति, जो मनुष्य के योग क्षम्य के लिए आवश्यक है, और चारों विधाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए राजा के लिए आवश्यक माना जाता है कि वह इन विधाओं का सदैव समाधान, अभ्यास और प्रयोग करे। दंड विधि को सब विधाओं का प्रारंभ माना जाता है। दंड नीति में ही नीति और अहनीति स्थित है। आन्वीक्षिकी, त्रयीवार्ता और दंड नीति जो मनुष्य के योगक्षम के लिए आवश्यक है। प्रशासन पर शुक्र के विचारों का वर्णन कीजिए। शुक्र के प्रशासन संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। शुक्र नीति सार में राष्ट्र के प्रशासन के संगठन में शुक्र और केंद्रीय प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के संगठन का विस्तृत वर्णन किया गया है। शुक्र के अनुसार प्रशासन के 20 विभिन्न विभागों के बारे में बताया गया है और प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष के कार्य को सचिव कहा है। शुक्र ने प्रशासन व्यवस्था में लिखित आदेश पर जोर दिया है और कर्मचारियों के लिए कार्यालय, गणवेश, वेतन संबंधी नियम, सेवा अवधि, पदोन्नति, पद, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, पेंशन, क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि, बोनस, सामान्य विश्राम, अवकाश के नियम तथा राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता की व्यवस्था की जो आधुनिक युग के अनुकूल है। शुक्र द्वारा वर्णित राज्य के प्रमुख कार्यों की चर्चा कीजिए। शुक्र द्वारा राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य है। शुक्र ने राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक माना है। उसे राजा के कर्तव्यों का निम्न प्रकार से वर्णन किया है: प्रजा रक्षण, लोक कल्याण, अर्थव्यवस्था का संचालन, शैक्षणिक दायित्व और सामाजिक दायित्व। प्रजा रक्षण, शुक्र ने प्रजा की सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व बताया गया है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। लोक कल्याण, शुक्र ने अनेक जन कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया है और हीनों की सहायता, धर्म, मंदिर, उद्यानों का निर्माण, कुआं, बावड़ी, सरोवर, उद्यान, गलियों, मंदिर, मठ और धर्मशाला के निर्माण की उपेक्षा की है। ग्राम नगरों के सौंदर्यीकरण की बात की है। अर्थव्यवस्था का संचालन, शुक्र ने अर्थव्यवस्था के नियमन को राज्य का प्रमुख दायित्व बताया है। शैक्षणिक दायित्व, शुक्र ने राज्य के नागरिकों को मध्य शिक्षा के प्रचार के लिए भी उत्तरदायी माना है। सामाजिक दायित्व, शुक्र की मान्यता है कि सामाजिक जीवन को संगठित और व्यवस्थित रखना हमारा राज्य का दायित्व है। शुक्र के अनुसार राज्य का राज्य सप्तांग सिद्धांत क्या है? प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन में राज्य के प्रसंग में सप्तांग को मान्यता प्रदान रही है। शुक्र नीति सार में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। शुक्र के अनुसार राज्य के 7 अंग है: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। शुक्र नीति को विशेष बात यह है कि सावयव सिद्धांत को मानव शरीर के 7 अंग बतलाया गया है। इन 7 अंगों में राजा प्रधान है तथा उसकी स्थिति मस्तक के समान है। मंत्री आंखें, मित्र कान, कोष मुख, सेना मन, दुर्ग दोनों और हाथ और राष्ट्र राज्य रूपी शरीर के पैर है। मंत्री आंखें, मित्र कान, कोष मुख, सेना मन, दुर्ग दोनों हाथ और राष्ट्र राज्य रूपी शरीर के अंग है। राजा प्रधान है इसलिए राजा मस्तक है। राज्य के संबंध में साम्यव धारणा को अपनाते हुए शुक्र नीति में एक अन्य स्थान पर राज्य की तुलना वृक्ष से की गई है। राज्य रूपी इस वृक्ष का मूल राजा होता है और मंत्री स्कंद या डालें होती है और सेनापति वर्ग और शाखाएं होती है और सेना पल्लव है। कुल पृथ्वी के भाग फल और भूमि बीज है। एक इकाई के सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। दूसरी इकाई हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।